एक कंफर्मेशन मैसेज कीजिए जिससे ये पता चले हमें ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर है। यस, ऑल क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल को स्टार्टिंग से लेकर के कंप्लीट कर रहे होंगे और केमिकल बॉन्डिंग को भी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अगेन अगेन गुड इवनिंग। अब देखिए, सबसे पहले जो कल है पीरियोडिक टेबल बनाने में टाइम लग रहा था, आज इसको पहले से ही पेस्ट कर रखें, है ना। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। इस पीरियोडिक टेबल जो आपको सिंपल दिख रहा है, यहाँ से भी बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चंस बनता है और इस क्वेश्चंस बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, एक बहुत छोटा सा होता है। देखिए यहाँ से क्या क्या छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखिए। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि जो मोस्ट, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला एस ब्लॉक का पहला जो ग्रुप है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप कौन है, तो 17 ग्रुप जो है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। आपका मैक्सिमम गैस रखने वाला ग्रुप कौन है, मैक्सिमम गैस रखने वाला ग्रुप कौन है, 18 ग्रुप है। जीरो वैलेंसी रखने वाला ग्रुप कौन है, जीरो वैलेंसी रखने वाला ग्रुप कौन है, तो ग्रुप 18 है जो जीरो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रखता है। जीरो वैलेंसी होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, वैलेंसी जीरो होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गैसेस आइटम किस ग्रुप में होता है, तो आपका होता है 18 ग्रुप में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होता है, इसमें होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो थर्ड ग्रुप में होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो थर्ड ग्रुप में होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो स्टार डबल स्टार है, मतलब ये सारा का सारा जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट सारा यही है। क्यों, देखिए 56 से सीधे आ गया 72, मतलब 57 से लेकर के आपका 71 तक सब यहीं पे है। सारा एलिमेंट को यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए इसको उठा करके यहाँ रख दिया गया। उसी तरह से 89 से लेकर के आपका सीधा आपका 103 तक आपका सारा एलिमेंट यहीं पे है। इसका मतलब 14, 28 और 4, ठीक है, 32 एलिमेंट्स जो हैं आपके थर्ड ग्रुप में है। इसलिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें है, थर्ड में। उसके बाद और आपको याद रखना है कि ये जो एलिमेंट्स है, देखिए ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हम नोबेल गैस को नहीं लिए हैं, ध्यान रखना इस चीज को। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, देखिए फर्स्ट ग्रुप को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कौन होता है, तो पहला। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन होता है, तो 17। जीरो वैलेंसी वाला ग्रुप कौन होता है, तो 18। मैक्सिमम गैस एलिमेंट रखने वाला कौन सा ग्रुप होता है, तो 18, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा ग्रुप में होता है, तो थर्ड ग्रुप में। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये 5 एलिमेंट्स को बोलते हैं टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसा प्रॉपर्टी इसका होगा वैसा ही सबका होगा। सल्फर जैसा सबका, फास्फोरस जैसा सबका, सिलिकॉन जैसा सबका, इसलिए होगा आपका एक टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो टेक्नीशियम है, ये वाला सबसे फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है। उसके बाद ये जो पीएम है, ये फर्स्ट मैनमेड लेंथानाइट्स है, लेंथानाइट्स है। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बाद ये सारा जो टर्म्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अगर तीसरा और छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इस पीरियड में ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स है, मतलब सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस एलिमेंट्स, इतना सारा टर्म्स जो है आपको मैक्सिमम टर्म्स जानना है। इतना ही से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सा आपका जीरो वैलेंसी ग्रुप्स होता है, कौन सा ग्रुप में ज्यादा नंबर ऑफ गैस एलिमेंट होता है, कौन सा ग्रुप में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, कौन सा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, कौन सा टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का होता है, कौन सा, ये मैनमेड वाला आर्टिफिशियल वाला नहीं जनरली पूछा जाएगा, कौन सा पीरियड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस एलिमेंट होता है। ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है जिसको एक पीरियोडिक टेबल के साथ आपको जानना चाहिए। दूसरी चीज, इस पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में मैं बात करूं, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब फ्रेश इसमें और कहां पे ध्यान और चीजें ध्यान देना है उस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, और यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आपको पढ़ना है जेड इफेक्टिव, आपको पढ़ना है जेड इफेक्टिव, आपको पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, आपको पढ़ना आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से देखिएगा, आपको ज्यादातर जो फोकस करना है यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जनरली इस ग्रुप से आते हैं, 13 ग्रुप से आते हैं। और दूसरा फोकस करना है ये वाला पार्ट पे, मतलब एक्सेप्शन ज्यादातर भरे पड़े होंगे डी ब्लॉक में और 13 ग्रुप में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और यहीं पे हम फोकस कर रहे होंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल को आपको याद होना चाहिए किस तरह से, जैसे हेलिना करब से फरियाद, बेटा मांगे कर स्वेटर, सर याद करो, तिवारी जरा हाफो, वरुण ना टालो, इस तरह करके आप जैसे भी याद किए होंगे, ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल पूरा ग्रुप वाइज आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल का मेन मुद्दे पे। अभी तक बस जो छोटा छोटा टर्म्स है जिसको जानना चाहिए उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल का मेन मुद्दे पे। देखिए, हम लोग एक एक करके बात करेंगे, कल हम लोग थोड़ा सा होच पोच कर दिए थे, आज हम लोग एक एक करके बात करेंगे, है ना। पहला हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से। इसका कहने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक एटम है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ठीक है। ये प्रोटॉन 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 ऐसा, ये आपका जो है येलो कलर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, बाकी बदी सब ऑर्बिट है। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में कुछ प्रोटॉन अपनी तरफ पावर लगाएगा, ठीक है। अब यहां पे भी इसको भी खींचेगा और यहां पे इसको भी खींचेगा, मतलब एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे बहुत सारा पुलिस है। अब किसी एक इंसान को प्रोटेक्शन के लिए जितना भी पुलिस रहेगा उसके लिए वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ पुलिस, जो कि बार बार हम एग्जाम्पल ये दिया करते हैं। देखिए, तो उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कुछ प्रोटॉन का पावर लगेगा, इसको भी लिए स्पेशल कुछ प्रोटॉन का पावर लगेगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कुछ अलग लगेगा। सब इलेक्ट्रॉन को खींचने में सेम नंबर ऑफ पावर नहीं लगेगा, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 2 प्रोटॉन का अगर पावर लगता है तो उसको बोल, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव क्या कहलाएगा, 2, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कहलाएगा 2। अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर मान लेते इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 3 प्रोटॉन का पावर लगेगा तो इसके लिए कहलाएगा 3, उस तरह इसके लिए कहलाएगा 4 5 जैसा रहेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जितना प्रोटॉन का पावर यूज होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से जो भी इफेक्टिव है उसके लिए उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे समझना है कि किस किस चीजों पे जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है।
कैलकुलेशन करना यहाँ पे नहीं बता रहे, क्योंकि सिलेक्टर रूल से कैलकुलेट करते, कैलकुलेट करना ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगर आपको डिटेल कैलकुलेशन वाला वीडियो देखना है तो आप दूसरा प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे यूट्यूब पे, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि आपको हम बताए हैं जेड इफेक्टिव कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट समझने की, किसका ज्यादा होगा, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, आप ध्यान से समझिए। प्रोटॉन की जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। जितना साइज छोटा रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, है ना। जितना साइज छोटा रहेगा उतना नजदीक रहेगा तो उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो साइज छोटा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। दूसरा चीज समझिए कि अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए स्पेस, वैकेंट स्पेस किसके बीच, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच खाली स्पेस है तो जल्दी अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये वैकेंट स्पेस कब होगा, एफ ऑर्बिटल से ज्यादा होगा, फिर डी ऑर्बिटल से, फिर पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल से। मतलब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब एफ ऑर्बिटल बड़ा साइज रहेगा तो स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करवाएगा। एफ ऑर्बिटल में ऐसे 4 लोब होता है, 8 लोब होता है, सॉरी 8 लोब होते हैं। डी ऑर्बिटल में थोड़ा सा कम स्पेस प्रोवाइड करवाएगा, पी ऑर्बिटल में थोड़ा सा, देखो कितना स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है। एफ ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके कारण से जितना ज्यादा स्पेस खाली रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए अगर एफ ऑर्बिटल बीच में आता है, इस इलेक्ट्रॉन के पहले अगर एफ आता है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, डी आता है तो उससे कम अट्रैक्शन होगा, पी आता है तो उससे कम अट्रैक्शन होगा, एस आएगा तो उससे कम अट्रैक्शन होगा। तो ये फैक्टर है जिससे हम जेड इफेक्टिव को देखते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अगर आप पॉजिटिव की बात करें, कैटायन, न्यूट्रल की बात करें और एनायन की बात करें, तो आपका पॉजिटिव का ज्यादा होगा, देन न्यूट्रल का होगा, एंड एनायन का होगा जेड इफेक्टिव। और हम बार बार बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर तभी काम करेगा जब सेम एटम हो या तो फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, सेम इलेक्ट्रॉन वाला हो, तब ये कंसेप्ट लगाएंगे। प्लस का ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस। क्योंकि प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया मतलब उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। दूसरा, अगर एलोंग पीरियड की बात करें, हम एलोंग पीरियड की बात करें तो जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है। एलोंग ग्रुप की बात करें तो जेड इफेक्टिव लगभग सेम रहता है, ऐसा जनरली कहा जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव में बस इतना ही जानना है कि जेड इफेक्टिव जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय विच एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसका ज्यादा होता है, साइज छोटा रहेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो आपको 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और एफ ऑर्बिटल उसके पहले आने से आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब वैकेंट स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। सर जेड इफेक्टिव 4f में ज्यादा होता है या कि 5f में होता है, देखो एफ और एफ में जेड इफेक्टिव नहीं कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव होता है। आप देखिए, आप सोच समझिए ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन के पहले एफ आने से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जेड इफेक्टिव एफ का ज्यादा होगा या एस का ज्यादा होगा या पी का ज्यादा होगा, नो। ध्यान समझिए, जेड इफेक्टिव किसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, हाँ आप ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा चीज समझिए, ये हुआ जेड इफेक्टिव के बारे में, आपका जो माइंड में चल रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं, आपके बारे में भी समझा रहे हैं क्या चल रहा है आपके बारे में। देखिए जेड इफेक्टिव के अलावा एक टर्म्स आता है यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या तो फिर बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसा। अब सेम जेड इफेक्टिव के जैसा है ये। देखिए अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक, और ये
इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन करेगा। लेकिन उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन है, उसके जो पहले इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसके जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो उसको रिपेल करेगा ना। मतलब सपोज ऐसे करो कि किसी को मान लो कलर पकड़ के अपने तरफ खींच रहे हैं, है ना, किसी को कलर पकड़ के खींच रहे हैं, और मेरे बगल में 2 4 5 लोग हैं उसको क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मतलब आने ही नहीं दे रहे। देखो ध्यान से, मैं कलर पकड़ के किसी को खींच रहा हूँ और मेरे बगल वाले उसको पुश कर रहे हैं, तो जितना खींचना चाहिए मेरे तरफ, जितना उसको आना चाहिए खींचने के बाद, उतना तो नहीं आएगा ना, क्योंकि जितना हम खींच रहे हैं सामने वाला उसको पुश भी कर रहा है ना। तो इस इनर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करता है, जिसके कारण से ये अट्रैक्शन घट जाता है, रिड्यूस्ड अट्रैक्शन, रिड्यूस्ड अट्रैक्शन। और जिस इनर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किया, जिसके कारण से अट्रैक्शन घट गया, इसी को बोलते, इसी फेनोमेनन, इसी घटना को बोलते हैं हम शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब किसी को कलर पकड़ के खींच रहे हैं और सामने वाला अगर उसको पुश करा तो उसको बोलेंगे हम ये शिल्डिंग इफेक्ट मेरे लिए क्रिएट कर रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, एस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, देन एफ का शिल्डिंग इफेक्ट। एस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितना ज्यादा रिपल्सन किया उतना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट हुआ, है ना। तो कहने का मतलब देखिए एस ऑर्बिटल का साइज छोटा, पी, ये हो गया एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा सा बड़ा, डी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा और बड़ा, और एफ ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मान लीजिए देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इससे रिपल्सन ज्यादा होगा। एस इलेक्ट्रॉन से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्पेस कम है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा इसलिए रिपल्सन थोड़ा सा कम हुआ। सबसे ज्यादा रिपल्सन किससे हो गया, एस से हो गया, जिसके कारण से एस इलेक्ट्रॉन का जो शिल्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो ज्यादा होता है पी से, पी का ज्यादा होता है डी से, डी से ज्यादा होता है एफ से। ठीक है, और जितना ज्यादा रिपल्सन, देखिए जितना ज्यादा रिपल्सन करेगा मतलब अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए एस इलेक्ट्रॉन पहले आने से जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपको जेड इफेक्टिव में बस इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, काम इतना ही में चल जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पावर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होता है वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैटायन का ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर एनायन का होता है। एलोंग पीरियड जो है वो आपका बढ़ता चला जाता है, एलोंग ग्रुप जो है लगभग क्या होता है, सेम होता है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो साइज छोटा रहेगा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, वैकेंट स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रहेगा तो आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, और शिल्डिंग इफेक्ट की बात करें, एस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रिपल्सन पावर होता है, ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होता है, एंड देन पी, एंड देन डी, एंड देन ए। सर पेनेट्रेशन पावर भी एक्सप्लेन कीजिए। देखिए पेनेट्रेशन पावर शिल्डिंग इफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग समझिए। जैसे मान लीजिए कि देखिए अब पेनेट्रेट करना है ना, आप देखिए एक पेज लीजिए, अब उससे क्या होगा, एक बहुत ठोस ठोस सामान से उसको मारिए तो पेनेट्रेट कर जाएगा। दूसरा क्या है, थोड़ा सा उससे सॉफ्ट लीजिए, एक बार पत्थर लीजिए, पत्थर से उसको क्रॉस कीजिए। दूसरा एक बार ये क्रिकेट बॉल लीजिए। तीसरा फुटबॉल लीजिए। और चौथा केस में बहुत सॉफ्ट वाला जो बच्चा वाला बड़ा बॉल होता है उससे मारिए। किससे जल्दी पेनेट्रेट करेगा, तो जितना ठोस रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना, 2 इलेक्ट्रॉन इतना ही एरिया में जितना ठोस रहेगा उतना पेनेट्रेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। पेनेट्रेट करने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पेनेट्रेट पावर बोलिए, शिल्डिंग इफेक्ट बोलिए, क्या है, एस का ज्यादा होगा, पी से, फिर डी, फिर एफ। जितना ठोस रहेगा, जितना छोटा रहेगा, जितना नुकीला रहेगा, जितना छोटा रहेगा, उतना पेनेट्रेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पूरा डिटेल समरी। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही में काम चल जाएगा। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में, एक एक करके बात करेंगे, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, थोड़ा सा इसी तरह एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जो भी थोड़ा सा झकमक झकमक कर रहा था लास्ट क्लास में वो सबको सुधार चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस में कहता क्या है कि ये न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये डिफिनेशन बोलने में तो सही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो एटम स्टेबल नहीं होता। जब एटम स्टेबल नहीं है, स्टेबल है ही नहीं, तो भाई मेजर कैसे करोगे? भाई जैसे मान लो किसी एक एक्स का हाइट है, बोल दिया कोई 5 फीट है, ठीक है। अब वो एक्स कहीं मिलता ही नहीं, एक्स है ही नहीं कहीं, तो कैसे मेजर करोगे? तो फिर ये जब एटम स्टेबल एटॉमिक फॉर्म में होता ही नहीं तो मेजर करना भी आसान नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड करना भी मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड करना इतना आसान नहीं होता है। दोनों टास्क जो है वो हार्ड है, टफ है। तो रेडियस कैसे मेजर करेंगे? इस डिफिनेशन के थ्रू। इस डिफिनेशन के थ्रू तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इस एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन, डायरेक्ट जो डेफिनेशन था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बीच की दूरी क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया और एटम जिस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था उसी उसी फॉर्म में डेफिनेशन तैयार किया गया। तो एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? या तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड के साथ रहेगा, या तो मेटालिक बॉन्ड के साथ रहेगा, या तो वंडरवाल्स फोर्स के साथ रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है? जब एक एटम दूसरे एटम से ऑर्बिटल को ओवरलैप करता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जब केवल टच करता है। और वंडरवाल्स क्या होता है? बहुत दूर दूर पे होता है। जैसे मान लो एक होता है एक दूसरे से हग करना, हग कर लिया तो ओवरलैप कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या हुआ? देखो, हग कर लिया मतलब अट्रैक्शन हुआ। दूसरा हुआ मेटालिक बॉन्ड, मतलब बस सामने बैठा है और बात कर रहा है, भाई साहब कहाँ से हो? अच्छा वहां से हो, अच्छा हम भी वहीं से हैं। मतलब बैठे बैठे क्लास में बातें होना स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया मेटालिक बॉन्ड, बस केवल साथ में बैठा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बस केवल टच है। दूसरा होता है हाई, बहुत दूर से है, हाई, मतलब ये भी एक अट्रैक्शन है। इसको बोलते हैं वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो एटम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसका बॉन्ड लेंथ पता था, तो एटॉमिक रेडियस जो है, मतलब कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2। पहले से मेरा ये पता था, उसको आधा कर दिया, हो गया। पहले से बहुत सारा टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब टेक्निक बहुत सारा है जिससे हम बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड लेंथ, मेटालिक एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू क्या? मेटालिक बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2। उसी तरह से वंडरवाल्स एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू वंडरवाल्स बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2। सिंपल। तो सबसे, अगर मान लो सब सब सोडियम का है, सोडियम का तीनों फॉर्म है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा कौन होगा? वंडरवाल्स एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। फिर होगा मेटालिक, फिर क्या होगा आपका कोवेलेंट। ये भी तीन ध्यान रहे, ये जनरली तब काम करता है जब आ तो एटम सेम हो, या तो सेम पीरियड का एलिमेंट हो, पीरियड का एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए एक हुआ लिथियम, एक हुआ बोरॉन, या तो नाइट्रोजन, और तीसरा हुआ नियॉन। देखो सेम पीरियड का है। अब ये लिथियम क्या करेगा? मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, मेटल है तो मेटालिक बनाएगा। ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कैसा बनाता है? कोवेलेंट बनाएगा। और ये नियोन है, नोबेल गैस है, ना ही मेटालिक बनाएगा ना ही कोवेलेंट बनाना चाहता है बॉन्ड। तो नहीं बनाना चाहता मतलब फ्री, आजाद रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है मतलब हाई बाय वाला, मतलब वंडरवाल्स। अब अब एक पीरियड में अगर अनुमान लगाना है किसका ज्यादा होगा, तो वंडरवाल्स वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वाला मेटल वाला होगा, उसके बाद वाला कोवेलेंट वाला होगा। तो एक पीरियड में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कहीं पे भी कंपेयर कर दो और कहीं पे भी अप्लाई कर दो। जब एलिमेंट सेम पीरियड का हो तब ये अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम मेटालिक रेडियस की बात कर रहा है,
ये लिखा हुआ है कि मेटालिक एटॉमिक रेडियस, और सोडियम ही है जो वैन डर वाल्स एटॉमिक रेडियस ले रहा है। तब पूछा जा रहा है कि अगर सोडियम दो टाइप का एटॉमिक रेडियस शो करता है, आप गूगल सर्च करोगे किसी भी एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक रेडियस दिया रहेगा। अब सर्च करोगे सोडियम को कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस तो कोवेलेंट देगा, सोडियम का मेटालिक एटॉमिक रेडियस तो मेटालिक एटॉमिक रेडियस होगा, तो सोडियम का वैन डर वाल्स तो वैन डर वाल्स होगा, सबका रेडियस का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर एलिमेंट सेम है तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वैन डर वाल्स एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चंस होता है वो यही होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी तो डेफिनेशन वाइज तो होता है, लेकिन वो डेफिनेशन एग्जैक्ट सही नहीं इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि एटम एग्जिस्ट नहीं, एटम स्टेबल फॉर्म में फ्री स्टेट में होता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी फाइंड करना आसान नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग अलग अलग जिस तरह से एटम होता है उसी तरह में हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं। कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस, मेटालिक एटॉमिक रेडियस और वैन डर वाल्स एटॉमिक रेडियस। बड़ा कौन होगा तो वैन डर वाल्स, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवेलेंट। ये कब अप्लाई होगा, जब दोनों आपका सेम एटम होगा या तो फिर सेम पीरियड का एटम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस किस चीज पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक रेडियस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखिए, अब जेड इफेक्टिव पे देखिए आप, भाई अगर ये न्यूक्लियस है, अब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव मतलब आप दिमाग में रख लीजिए अट्रैक्शन, और शील्डिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन। जेड जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन। ठीक है, अब क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस क्या होगा, कम, है ना, पहला। और दूसरा साइज, रेडियस मतलब साइज, रेडियस मतलब ऑर्बिट नंबर, सॉरी ऑर्बिट नंबर, अरे NUMB यार, ऑर्बिट नंबर। जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर होगा मतलब साइज ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर होगा, जैसे मान लो एक है, फिर दो हो गया, फिर तीन हो गया, जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे दो फैक्टर आपको याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस दो फैक्टर पे काम करता है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, न्यूट्रल, एम नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है कि जेड इफेक्टिव जो है आपका इस वे में बढ़ता है। अब जेड इफेक्टिव का उल्टा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एम माइनस एम, एम प्लस, ये आपका ऑर्डर क्या होगा रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का। रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, देखो अगर कोई न्यूट्रल है, नेगेटिव मतलब कोई आ रहा है, आ रहा है मतलब साइज बढ़ गया। भाई पहले से 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, और कोई अगर आ गया, कोई आ गया तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना। और अगर मान लो कोई घट गया, कोई हट गया, अगर कोई हट गया मतलब ये हट गया तो साइज कम होगा। पहले था यहाँ पे यहाँ तक, अब कोई आया तो बढ़ गया, और कोई गया तो छोटा हो गया। तो कोई जितना ज्यादा आएगा उतना साइज बढ़ेगा, जितना ज्यादा हटेगा उतना साइज कम होगा, मतलब नेगेटिव का, फिर न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव का। ये हो गया आपका, ये कब सिनेरियो आपका काम आएगा, जब या तो सेम इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज हो या तो फिर आपका सेम एटम हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मान लीजिए कि इस तरह पूछ दिया, Cl माइनस, ठीक है, आर्गन, Ca2 प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, और फिर सल्फर 2 माइनस। देखिए सब 18 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज है, 18 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज है, तो इसमें सबका रेडियस पूछा है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला, फिर नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर ऐसा, इस तरह का सिनेरियो होगा। या तो अगर सेम स्पीसीज, जैसे मान लीजिए Cl माइनस है, Cl न्यूट्रल है, Cl प्लस है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सेम एटम वाला में भी ऐसा ही होगा, तो नेगेटिव ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल, फिर आपका पॉजिटिव। ये हो गया जनरली डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स विद आयंस के साथ वेरिएशन। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में।
देखिए पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरीफाई होता है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट टू राइट गए, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जब इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव लगभग क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, और ऑर्बिट नंबर बढ़ने से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। मतलब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, एक डॉट पूछ रहे भाई, सोडियम है और ये भी सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो प्लस बना प्लस बना, तो ये परमानेंट लॉस नहीं करता है, ये बस लॉस किया गेन किया, लॉस किया गेन किया, और इस इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, ये अट्रैक्शन बना रहता है। ठीक है, जैसे मान लो दो लोग आपस में बैठे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर लेता है। भाई एक दो लोग आपस में बैठ के किसी एक मुद्दे पे बात कर रहे हो, वो जो बात है ना वो दोनों को अट्रैक्ट करके रखा है। ठीक है, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की आराम से दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, दोनों में अट्रैक्शन क्यों है, किसी एक मुद्दे पे बात किया जा रहा है, वो जो बात है ना वो दोनों को बांध के रखा है। तो उसी तरह से मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है गेन करता है, लॉस करता है गेन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम होगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के चलते क्या होता है, प्लस बनता है, ये भी प्लस आगे देते रहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कभी ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, तो वो दोनों को बाइंड करके रखता है। इसलिए बोलते हैं ना जितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो दो प्लस बनेगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो ये आपका मेटालिक बॉन्ड बनता है। आगे देखें, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डिफरेंट आयंस में आपको समझ में आ रहा है, रेडियस क्या होगा, नेगेटिव का ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव। अब पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड तो ये है, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है। देखो दो तरह, एलोंग पीरियड एक्सेप्शन होगा और एलोंग ग्रुप एक्सेप्शन होगा। ध्यान समझिए, एलोंग पीरियड एक्सेप्शन होगा या तो एलोंग ग्रुप एक्सेप्शन होगा, और पूरा पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन होगा, कहीं एक दो जगह पे होगा। तो एलोंग पीरियड में एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे, वो देखिए पहले, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट से राइट घटना चाहिए, बिल्कुल घटता है, लेकिन जो नियोन यहां होना चाहिए वो यहां ना होकर के सबसे बड़ा हो जाता है। नोबेल गैस का जो है, क्यों, ड्यू टू वंडरवाल्स एटॉमिक रेडियस, वंडरवाल्स एटॉमिक रेडियस कंसीडर करने के कारण, देखो ये मेटालिक, ये कोवेलेंट और ये वंडरवाल्स, तो वंडरवाल्स होने के कारण नोबेल गैस का जो एटॉमिक रेडियस है सबसे ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसके तरीका से क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट घटने के अकॉर्डिंग में घटना चाहिए, लेकिन घटता नहीं है, नोबेल गैस उठ करके सबसे ज्यादा रेडियस में आ जाता है अलोंग पीरियड में। पहला एक्सेप्शन पीरियड हो गया। दूसरा एक्सेप्शन है डी ब्लॉक में। आप लोग को हम बताए थे स्टार्टिंग में कि आपको बार बार पीरियोडिक टेबल में ध्यान देना है कि जो डी ब्लॉक है और जो ग्रुप 13 है वहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो डी ब्लॉक में क्या है, देखिए, अस्केनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें ऐसा क्या है कि स्टार्टिंग से तो घटते चला जाता है, ठीक है, लेकिन लगभग यहां पे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। मतलब स्टार्टिंग से घटा, इस रूल को फॉलो किया, फिर बराबर हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, कॉपर और जिंक बढ़ गया। मतलब इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेफ्ट से राइट लगातार घटता जाना चाहिए, लेकिन लेफ्ट से राइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में घटा, बराबर हुआ, फिर बढ़ गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट में हो क्या रहा है वो देखिए, लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है, रिपल्सन बढ़ते चला जाता है।
जैसे में देखो इसमें D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है। अब देखो D6 है का मतलब पेयर होते जाएगा। D7 है पेयर हो जाएगा, D8 है, D9 है, D10 है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आते जाएगा। जैसे मान लो D10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए सब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। इलेक्ट्रॉन का पेयर होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का जब पेयर होते जाएगा मतलब क्या, रिपल्सन बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ते चला जाता है। अब देखो रिपल्सन साइज को बड़ा करेगा, साइज को बड़ा करेगा। देखो एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जितना रिपल्सन करेगा तो साइज बड़ा होगा। भाई अंदर से बाहर जितना धकेलेगा उतना साइज बड़ा होगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो एक एक कारण है, एक रीजन है जिसके कारण से साइज बढ़ा बढ़ा दिया जा रहा है, और एक रीजन है जिसके कारण से साइज कम कर दिया। जैसे मान लो दोनों में मेरा हाथ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब जैसे मान लो इसको है, इसको खींच रहे हैं, मेरा लेफ्ट हैंड जो है उसको साइज को बढ़ा रहा है, और राइट हैंड जो है मेरा साइज को कम हो रहा है। तो बताओ होगा क्या आखिर। तो जो डोमिनेट करेगा, अगर मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा पावरफुल होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर मेरा राइट हैंड ज्यादा पावरफुल होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर रहेगा तो साइज बराबर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में जो है यहां से यहां तक, स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो है जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के ऊपर। लेकिन जो बीच में है, बीच में जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो बराबर हो जाता है जेड इफेक्टिव का। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जेड इफेक्टिव का बराबर हो जाता है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है कि डोमिनेट करता है जेड इफेक्टिव के ऊपर। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन कि एलोंग पीरियड आपको इतना ही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एलोंग पीरियड आपको दो याद रखना है एटॉमिक रेडियस में। पहला, नोबेल गैस उठ करके सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस कहला जाता है। दूसरा कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमेशा घटता नहीं है, बीच में बराबर होता है फिर बढ़ जाता है। बढ़ने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट्स करता है जेड इफेक्टिव के ऊपर, और स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के साथ। ये हुआ आपका एक्सेप्शन, किसमें, आपका एलोंग पीरियड में। दूसरा एक्सेप्शन जो पढ़ना होता है एलोंग ग्रुप में। अब एलोंग ग्रुप बताने से पहले आपको हम जानना चाहेंगे कि एटॉमिक रेडियस का जो कंसेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जेड इफेक्टिव या शिल्डिंग इफेक्ट का जो कंसेप्ट अभी तक आप पढ़े हैं, वो कंप्लीट क्लियर है भी या नहीं, या हम केवल बोलते चले जा रहे हैं। एक बार रिप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर फेकोनी परमानेंट मैग्नेट बनाता है, इसका कोई रीजन है क्या। कहाँ कहाँ से फेकोनी परमानेंट, बहुत सारे एलिमेंट है वो कंपाउंड बनाता है, और जैसे कंपाउंड बनाएगा इसमें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना भी मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है उसमें आपका इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए परमानेंट बनता है ना। चलिए क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं एलोंग ग्रुप में एक्सेप्शन की, कहाँ कहाँ एलोंग ग्रुप में एक्सेप्शन है। तो एलोंग ग्रुप जो 13 ग्रुप में है ना, जैसे होना क्या चाहिए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको ग्रुप वाइज सभी, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए ग्रुप वाइज। इस तरह याद नहीं करना है, ऐसे ऐसे याद करना है। अब होना क्या चाहिए कि डाउन द ग्रुप जो है बढ़ना चाहिए, कथन तो यही है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है, थ्योरी कह रहा है नीचे, है ना, कभी कभी हिंदी का भी अच्छा वर्ड यूज हो जाता है। थ्योरी बोलता है कि डाउन द ग्रुप जो है बढ़ रहा है, तो ऐसा बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो ये इसकी ये देख रहे हैं ना, ये बैगन बोरोन के बाद जो है गैलियम ऊपर आ जाता है, मतलब गैलियम एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है गैलियम से। बस इतना ही याद करना है, यही आपसे पूछा जाएगा।
ये आपको याद रखना है कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए ध्यान से होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं। यहाँ इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। अब ध्यान से समझिए, ये लास्ट सेल के पहले ना डी ऑर्बिटल आ गया। आज कीजिए एटम के बाद हम बोल रहे थे कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पहले डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल आने से स्पेस खाली हो जाता है, और स्पेस खाली होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाता है। अब देखो ऑर्बिट तो बढ़ा, जैसे देखो पहले इसमें कितना था ऑर्बिट, इसमें ऑर्बिट था 2, एक और एक 2, इसमें कितना हो गया 3, सॉरी 3 था, इसमें 3 था, इसमें हो गया कितना 4, 1 2 3 4, साइज तो बढ़ गया भाई, साइज तो बढ़ गया है ना, लेकिन इसमें एट्रैक्शन बढ़ गया। ऑर्बिट के कारण साइज तो बढ़ गया, लेकिन एट्रैक्शन के कारण साइज छोटा हो गया। जो डी ऑर्बिटल आने के चलते इसका एट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो हुआ क्या, ऐसा साइज छोटा हो गया। देखिए इससे साइज छोटा हो गया। अब इसको ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल की तरह, जैसे हम देखिए इन जनरल अगर आप लोग से हम बोले कि भाई बताओ 100 लोगों का भीड़, आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे कि एक जनरल प्रोग्राम हो रहा है, जनरल कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक जगह पे 1000 लोग हैं और दूसरे जगह पे 2000 लोग हैं, चलो ऐसे लेते 3000 लोग हैं और 4000 लोग हैं। ये दो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम में 3000 लोग हैं, एक प्रोग्राम में जो है वो 3000 लोग हैं ए प्रोग्राम में, और बी प्रोग्राम में 4000 लोग हैं। अब हमें बताओ ज्यादा एरिया किसको संभालने के लिए होना चाहिए, ये प्रोग्राम को या बी प्रोग्राम को? आप लोग आंसर देंगे। एक प्रोग्राम ए में 3000 लोग हैं, बी प्रोग्राम में 4000 लोग आए हैं, ज्यादा एरिया किसको संभालने के लिए देना पड़ेगा? बी को। सिंपल सी मैथमेटिक लॉजिक दिमाग में यही चलेगा, 4000 लोग हैं, ज्यादा एरिया लगेगा, है ना। अब इसी में थोड़ा एक टर्म एंड कंडीशंस लगा दिए। इसमें आया कौन है, इसमें एक गली छाप आया है, कोई कलाकार आया है, कोई भी गली छाप मतलब कुछ भी आया है, डॉट डॉट डॉट। और इसमें आया है कौन, अभी कोई ट्रेंडिंग हीरो कौन है, कोई भी हीरो आया है मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4000 लोग भी ना स्टेज के कंप्लीट नियर चले जाएंगे, एकदम गुंजू गुंजू खड़ा हो जाएंगे, है ना। मतलब इसको अब ये हीरो आने के स्टेज पे जैसे आएगा ना, ये 4000 लोग इतना ही एरिया में सिमट जाएंगे। देखो लोग आने से साइज एरिया तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन इतना हो गया कि सब स्टेज के सामने चले गए, ठीक है। और खास करके यहाँ हीरोइन बोल दे तो और नजदीक चले जाएंगे, है ना, और लड़कों लोग का भीड़ हो तो। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दूर आराम आराम से फैले, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, प्रोग्राम से घूम रहे हैं, बस चल रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन भी एक अगर फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो केवल ये नंबर ऑफ सेल्स या साइज नहीं देखेंगे, है ना। तो इस केस में जब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है और अभी अभी डी ऑर्बिटल आया जिसके कारण से स्पेस प्रोवाइड हुआ, तो अट्रैक्ट हो गया, जिसके कारण से इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, इसका क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। ऐसा भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, आराम से लोग को बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा होता जनरली नहीं है। रियल यही है कि सब स्टेज पे दौड़ चलेंगे, सेल्फी मारेंगे। जैसे मान लो अभी धोनी एक स्टेज पे बुला दिया जाए, 4000 लोग रहेंगे, भाई सब स्टेज पे सीधे चले जाएंगे सामने, है ना। तो इसके कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो जाता है इसका, इसके कंपेरिजन में।
गैलियम का ज्यादा, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में एक्सेप्शन नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि वहां पे पूछता नहीं है, इस सब में यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। इसका जरा इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से, होना चाहिए बराबर लेकिन हो जाता है इसका ज्यादा, इसके कंपेरिजन में ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ध्यान समझिए, एक तो ये हुआ एलोंग ग्रुप में, आपका यही याद रखना है कि गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, बस क्लियर है। दूसरा एक्सेप्शन एलोंग ग्रुप जो होता है वो होता है यहाँ पे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। जैसे सर याद लाओ, टिटानियम, तिवारी जरा हाफ लो, वरुण ना टालो, करो मोहब्बत वहीं तक। अब ऐसा है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि साइज आपका बढ़ना चाहिए, डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ 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 तो बढ़ता है लेकिन यहाँ पे बराबर हो जाता है। ध्यान से समझिए, साइज बढ़ना चाहिए, यहाँ पे पहला वाला में बढ़ता है, बाकी बाद वाला में 3D और 4D और 5D का सीरीज, 3D से ज्यादा होता है 4D सीरीज का, लेकिन 4D और 5D का लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ऐसा क्यों, इसमें भी सेम सिनारियो है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें एफ ऑर्बिटल नहीं आएगा, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, टिटानियम में आपका कोई एफ ऑर्बिटल, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एफ ऑर्बिटल नहीं आएगा, लेकिन जिर्कोनियम में 4f आएगा इलेक्ट्रॉन के पहले, और हाफनियम में 5f आएगा। तो ये f आने से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। देखिए ऑर्बिट तो बढ़ा, ऑर्बिट जो है एक्चुअल में बढ़ा और यहां आने पे और बढ़ा, लेकिन ऑर्बिट बढ़ने के साथ साथ जितना ऑर्बिट बढ़ के बड़ा हुआ उतना ही अट्रैक्ट करके उसको बराबर कर दिया। ठीक है, मतलब साइज बढ़ा करके फिर अट्रैक्शन के चलते अट्रैक्शन बढ़ गया, 4f से ज्यादा 5f स्पेस प्रोवाइड करवाएगा, स्पेस ज्यादा प्रोवाइड कौन करवाएगा, 4f या पाफ है, तो 5f जो है ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण आपका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब जितना बढ़ा उतना कम हो गया, तो ये लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4D और 5D सीरीज का जो है लगभग जो है साइज बराबर होता है। क्यों, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, एफ के कारण जो होता है कंट्रैक्शन होता है, एफ ऑर्बिटल आने के चलते जो साइज में कमी आता है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, और डी ऑर्बिटल आने के चलते जो साइज में कमी होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ठीक है, सुषमा मेहता बोल रहे हैं सर गैलियम में डी का शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा, बिल्कुल डी का कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट, देखो शील्डिंग इफेक्ट कम ही होगा ना, डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप अगर समरी करेंगे एटॉमिक रेडियस में, तो आप अगर ये पाएंगे कि एलोंग पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका घटता है, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ याद रखना है, नोबेल गैस का जो है वो ज्यादा हो जाता है, बाकी बात सेम रहेगा। दूसरा एक्सेप्शन याद रखना है कि डी ब्लॉक में जो है, डी ब्लॉक में स्टार्टिंग में घटता है, फिर बराबर होता है, फिर बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन पीरियड में यही है, एलोंग ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ है, गैलियम का छोटा हो जाता है देन एल्यूमिनियम का। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि 4D सीरीज लगभग बराबर होता है 5D का, केवल याद रखना है सर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, 3D ग्रुप में जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ लगातार बढ़ते जाता है जैसा कि रूल में होता है। तो एटॉमिक रेडियस का जो है, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो नेगेटिव का ज्यादा होगा, देन न्यूट्रल का ज्यादा होगा, देन आपका पॉजिटिव का होगा। ये आपका 4-5 चीजें एटॉमिक रेडियस में याद रखना है। एटॉमिक रेडियस इस तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के डिफिनेशन से लेकर के क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं सारे को इस तरह से समरी करके आप याद कर सकते हैं। आप देखिए क्या होता है पहले उसको याद रखिए, और उसके विपरीत क्या हो रहा है उसको अलग से याद कीजिए। जैसे में क्या होता है, लेफ्ट से राइट घट रहा है, क्या उल्टा हो जाता है, नोबेल गैस, इसको कम होना चाहिए लेकिन सबसे ज्यादा हो जाता है, लेफ्ट से राइट कम होना चाहिए, कम हुआ भी लेकिन थोड़ा सा लास्ट में बढ़ गया। इस तरह से याद करने से क्या होगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, एक सिस्टमेटिक मैनर में याद रहेगा। डाउन द ग्रुप होता क्या है पहले वो याद रखेंगे, होता क्या है, बढ़ता है,
लेकिन गैलियम का कम हो गया। लेकिन इतना भी कम से कम याद रहेगा, गैलियम का एक्सेप्शन होता है, तो आपको पता हो जाएगा अरे अच्छा नीचे जाने पे एक्सेप्शन है गैलियम का, मतलब बढ़ना चाहिए, मतलब छोटा हो गया होगा। उसी तरह केवल याद रखेंगे नोबेल गैस में एक्सेप्शन है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा होना तो चाहिए कम, एक्सेप्शन है मतलब ज्यादा हो गया होगा। तो इस तरह करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आपको अच्छे से याद रह सकता है। एक बार मैसेज करेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैसेज के बाद कंफर्मेशन कि आपको कंप्लीट समझ में आया है नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल का, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोलता है, मेटल है, कोई भी सॉरी एलिमेंट है, मेटल नहीं है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी स्पीसीज है, एलिमेंट स्पीसीज कुछ भी है, लेकिन ये गैस फॉर्म में होना चाहिए और इसमें एक एनर्जी लगेगा और ये एक प्लस बन जाएगा, और जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, ये भी चीज ध्यान देना है आपको, ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देना पड़ेगा, हमेशा आपको खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, जिस मिनिमम अमाउंट एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, मैक्सिमम, अरे भाई फेयर, अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह का फेयर क्या होता है, मिनिमम अमाउंट जिससे आप वहां से वहां जा सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख दे दो। अगर मान लो हजारीबाग से रांची जाना है तो फेयर कितना है, शायद 200 300 जो भी मिनिमम है, 200 मान लो, उसी से जा तो बस ले जाएगा। मैक्सिमम अगर बोलेंगे तो 2 लाख दे दो तो भी ले जाएगा, 5 करोड़ दे दो तो भी ले जाएगा, अरब दे दो तो भी ले जाएगा। तो उसी तरह से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है एनोथर्मिक। अगर मान लो दूसरा से निकालें, इस प्लस से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो ई प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, इसी तरह से आगे निकालते जाएंगे। तो जितना आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 से हमेशा ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 का, इससे हमेशा ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 3 का, इससे हमेशा ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 4 का, आगे बढ़ता जाएगा। मतलब जितना कंटिन्यूअस आयनाइजेशन एनर्जी निकालते चले जाएंगे उतना आपका ज्यादा हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एनर्जी देना है, ठीक है। चोरी करना कहाँ मुश्किल है, जंगल में या पुलिस स्टेशन के सामने? मुश्किल तो पुलिस स्टेशन के सामने है ना, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा, है ना। चोरी करना मेरे घर आसान है कि पीएम के घर? मेरे घर आसान है, जब आओगे तब गोली बंदूक दिखा दोगे, चोरी कर लोगे। तो ध्यान से समझिए, ये इस किस चीज पे, फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, भाई इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। साइज छोटा होगा, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा निकालने में, एनर्जी प्लस मतलब अट्रैक्शन, पुलिस स्टेशन के सामने जितना न्यूक्लियस के सामने होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। ये ज्यादातर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक चीज आपको केमिस्ट्री में जानना पड़ेगा कि जब दो चीज के बीच कंपेयर करते हैं ना, दो चीज के बीच कंपेयर करते हैं, तो उसके अलावा वाले चीज जितना होते हैं ना, वो आप मान सकते हैं कि दोनों का सेम होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सलमान खान अमीर है या आप में से कोई एक अमीर है, तो बोलेंगे भाई सलमान खान अमीर है, ऑब्वियसली बात है, सलमान खान अमीर है, और पैसा है। लेकिन आप सलमान खान से जब पूछेंगे
तो बोलेंगे पैसा में तो है ज्यादा, लेकिन मेंटली पीस के मामले में मतलब तो फिर एक बहुत सारा टर्म्स अदर टर्म्स जो होते हैं उसके टर्म्स में वो गरीब है, फ्रीडम नहीं है, मतलब बहुत सारा चीज में हो सकता है उसको गरीबी फील आता हो। लेकिन दो लोग के बीच जैसे कंपेयर कर दिए तो आप बस केवल पैसा के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, उसके अलावा जो रिस्पेक्ट है उसको आप छोड़ दिए। तो उसी तरीके से जब 4-5 फैक्टर पे जब कुछ चीजें डिपेंड करता है ना, तो किस फैक्टर को कब अप्लाई करना वो जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मिक्स कर देते हैं सब और गलती कर देते हैं। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी में बहुत बार मिक्स करते थे, इसलिए सीरियल वाइज लिखे थे कि इस सीरियल में देखिए तो आपको गलतियां कम होगा। तो उसी तरह से जब भी कोई एक चीजें 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है तो वह एक्चुअली वो एक्सेप्शन नहीं होता है, डोमिनेट करता है, ए डोमिनेट करेगा बी पे। जैसे देखो, जब जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है तो एक्सेप्शन बोला जा रहा है। ऑर्बिट डोमिनेट कर रहा है, जब ऑर्बिट जितना ऑर्बिट बढ़ाएंगे 2 से 3 सर्कल बढ़ा देंगे, 4 सर्कल बढ़ा देंगे, साइज बढ़ जाएगा, ऐसे ही जनरली मानते हैं। लेकिन जहां जहां जेड इफेक्टिव डोमिनेट किया, अट्रैक्शन डोमिनेट किया, वहां बराबर कर दिया तो ज्यादा कर दिया, छोटा कर दिया। जब भी दो फैक्टर होता है तो उस दोनों केस में बहुत बारीकी से समझना होता है। तो यहाँ पे भी समझिए, आयनाइजेशन एनर्जी इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इसमें भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है आयनाइजेशन जो एनर्जी होगा वो एस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा मेहनत लगेगा देन पी देन डी देन एफ, क्योंकि एस जो होता है न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। पी जो होता है थोड़ा सा दूर जाता है और डी जो होता है और दूर चला जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। एफ जो है थोड़ा और दूर चला जाता है और घूमता रहता है, तो आसान होगा। तो सबसे जो मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें, एस में, पी में, डी एंड एफ में। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो सिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा होगा देन अनसिमेट्रिकल से। ऐसा, और ध्यान रहे ये दो टर्म तभी यूज करेंगे जब, क्या बोल सकते हैं, सेम पीरियड का हो एंड जस्ट क्लोज हो तब ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज केवल ऊपर वाला से देखेंगे। ध्यान समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर तभी अप्लाई करेंगे जब एलिमेंट बहुत आस पास हो और सेम पीरियड का हो, तभी ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब अभी हम समझा रहे हैं हमेशा काम आने वाला आपका फैक्टर ये है, जो कि मैक्सिमम आपका यही काम आने वाला है। अब ये तो हुआ फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है। अब फिर से देखेंगे पीरियोडिक टेबल में क्या होना चाहिए और कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। तो लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो है क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए। ये एक जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। फिर कहाँ कहाँ उल्टा है वो देखिए। अब एलोंग पीरियड में एक्सेप्शन की बात करते हैं। क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसी तरह से सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसका कन्फ्यूजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s1, 2s2, 2p1, लास्ट वाला कर रहे हैं केवल 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो जनरली क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जो है जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग बढ़ते जाना चाहिए। जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग बढ़ते चला गया, लेकिन जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है बढ़ते चला जाना चाहिए, बढ़ते चला दिया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जस्ट अगर आस पास वाला है अगर एलिमेंट तो वो डोमिनेट्स करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि इसमें एस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसमें पी से निकाल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और आसपास के एलिमेंट है, इसलिए इससे ज्यादा इसका हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे
ये पी से निकाल रहे हैं, ये भी पी से निकाल रहे हैं, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब है एन में तीनों ऐसे है और ऐसे है, इसमें अनसिमेट्रिकल है, मतलब एक में दो है, बाकी बाद दो में एकक है। तो सिमेट्रिकल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसका जो एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, लिथियम, फिर बोरोन इधर आ जाएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, ऐसा ऐसा। आप ध्यान से समझिए, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए क्या करना है, हम अलोंग पीरियड लिख दिए, जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग कर देंगे तय। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर केवल आसपास वाले एलिमेंट के लिए आपका डोमिनेट करता है, आसपास एलिमेंट को ही प्रभाव ज्यादा डाल पाता है। तो अब आसपास में देखेंगे एस एस से निकला, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। एस और पी से निकला, इसलिए एस और पी से एस वाला ज्यादा हो जाएगा, देखो ये ज्यादा हो जाएगा, इसे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। फिर देखो पी पी से निकला, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल। पी पी से निकला अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ज्यादा है, ज्यादा सही है। पी पी से निकला सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, देखो सिमेट्रिकल का ज्यादा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पी पी से निकला अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है अभी ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका ऑर्डर होता है, लेकिन देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि आसपास वाला होना चाहिए, ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होता है जब कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर देता है 1s2 2s1, फिर करता है क्या 1s2 2s2 2p5, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें पूछ दिया कि बताओ, इस तरह से दो तीन ऑप्शन दे देगा, अब इसमें पूछेगा बताओ किसका ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, 1 या 2 का। तो बहुत लोग सोचते हैं क्या है, तुरंत उसका दिमाग एकदम कंप्लीट फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि गलती करवाने के लिए एक्टिव होता है। तुरंत दिमाग करेगा अरे अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी एस और पी, एस पी में ज्यादा किसका होता है, एस का ज्यादा होता है, पी का कम होता है, इसलिए इसका ज्यादा होगा सर। देखो कट चुका है, कट, देखो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है, तुरंत अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर देखोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा। देखो एस और पी में तुरंत दिमाग करेगा अच्छा एस का ज्यादा होगा, तो एस का ज्यादा हो गया, छोटा भी लग रहा है, लेकिन देखो ध्यान से, ये वाला कौन है, ये वाला आपका लिथियम है ना, लिथियम है, और ये वाला कौन है आपका फ्लोरीन है। बताओ फ्लोरीन और लिथियम, अरे लिथियम से बहुत ज्यादा फ्लोरीन का है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि अब ये दोनों में समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, लिथियम है और ये क्या है, फ्लोरीन है। तो अब पीरियड में जाके चेक करेंगे, पीरियड में ग्रुप में जाके चेक करेंगे, तो कहाँ कहाँ पे है लिथियम, अच्छा ये पीरियड में इधर है, इसका ये ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव पीरियड को ज्यादा फोकस करना है, जेड इफेक्टिव को ज्यादा फोकस करना है। एक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब देखना है जब एलिमेंट आसपास का हो, एलिमेंट आसपास का नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर काम ही नहीं करेगा, बहुत गलतियां होता है। और दूसरा एग्जांपल देखें, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ऐसा कर दिया 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p5, ऐसा है। अब तुरंत माइंड काम करता है लोगों का कि सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, ज्यादा ज्यादा, ये फिर कर चुका है भाई, इसका मतलब नाइट्रोजन, इसका मतलब फ्लोरीन, आसपास का नहीं है तो पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे, आसपास का नहीं है तो पीरियड का अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पीरियड में कौन राइट आता है, फ्लोरीन राइट आता है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन का होगा। यहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल काम नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले उसको एलिमेंट में कन्वर्ट करो, एलिमेंट को चेक कीजिए कि पीरियड में है, आसपास का है, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। अगर यही रहता है ऐसा ऐसा, तो देखेंगे क्या, ये फ्लोरीन था, ये नाइट्रोजन था और ये ऑक्सीजन था और ये आसपास का था, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे, सिमेट्रिकल का ज्यादा होगा मतलब इसका ज्यादा होगा, मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा होगा देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को जो गलतियां होने का चांस होता है यहाँ पे, ये आपका नहीं होगा और समझ में आ गया होगा कि जनरली पीरियड में आपका क्या होता है, बढ़ता चला जाता है,
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है बेरिलियम और नाइट्रोजन में, क्योंकि जैसे ये दोनों में देखो आसपास का है, तो इसलिए ये डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल इफेक्ट वाला अनसिमेट्रिकल से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से इसमें होता है। क्लियर है? ये सर गलत हुआ आज ही टेस्ट में। चलिए, हाँ और एक चीज और, आप लोग टेस्ट कम दे रहे हैं, प्लीज टेस्ट दीजिए सभी को, और टेस्ट में मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं। हम टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं कभी कभी तो थोड़ा सा उदासी आता है हमें कि भाई क्यों कम आ रहा है मार्क्स। मार्क्स आना चाहिए, अच्छा लाना है। हम देख रहे हैं टॉप 8 9 10 जो है उन लोग का आ रहा है 200 के आसपास मार्क्स, उसके बाद सबका 80 70 फुल टेस्ट में आ रहा है। आप पढ़िए कम और टेस्ट आप ज़्यादा दीजिए, टेस्ट से ज़्यादा सीखेंगे, आपका माइंड एक्टिव होगा, आपका कमजोरी पता चलेगा, आपका वीकनेस पता चलेगा एग्जाम से 20 दिन पहले, तो आपको अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे। ठीक है, टेस्ट आप लोग दीजिए। अब देखिए दूसरा सेम चीज़ यहाँ पे, सेम बढ़ेगा फिर यहाँ कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, फिर ऐसा सेम चीज सेम सिनेरियो। तो एलोंग पीरियड में जो है आपका एक्सेप्शन मेनली यही होता है। अब एलोंग ग्रुप में आते हैं, एलोंग ग्रुप में क्या होता है, कम होता है ना। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है, इसका बढ़ जाता है देखो, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है ना। जैसे साइज किसका होता है, गैलियम का छोटा होता है देन एल्यूमिनियम, जिसके कारण से आपका आयनाइजेशन, ये साइज हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, गैलियम का ज्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से। बस इतना ही एक्सेप्शन याद करना है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आपका पीरियड में याद करने की जरूरत है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में एलोंग पीरियड में आपको ये एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा आपका ये एलोंग ग्रुप में आपका गैलियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है लगातार बढ़ता चला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे 4 ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, 3 से आयनाइजेशन एनर्जी, 2 से आयनाइजेशन एनर्जी, 1 से, ऐसा आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान से समझना है दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी जो किसी भी एक एलिमेंट, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनर इलेक्ट्रॉन, तो इनर इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि 1s2 2s2 2p1, तो जैसे मान लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालें तो मान लीजिए 200 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो हो सकता है 400 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो हो सकता है 600 है, 800 है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा निकल गया तो उसका कम होता है, लेकिन जैसे ही अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उस केस में क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 4000 हो जाएगा। मतलब देखिए 200 400 800 से सीधा जंप कर गया, है ना। भाई पुलिस स्टेशन के आसपास, मतलब बाहर चोरी कर रहे हो तो ठीक है, आपको कंप्लीट अंदर घुस जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी निकाल देना पड़ेगा। तो जब भी अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, पहले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में जो लग रहा था उससे काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसी डेटा डिफरेंस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी पता चल जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है। एप्लीकेशन अगर मान लीजिए एप्लीकेशन पूछ रखा है, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसा, तो पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। जैसे मान लो, और कहाँ पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 100 300 5000 10,000, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, क्योंकि 2 लगभग सेम चला, मतलब बहुत कम डिफरेंस चला। जहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उससे पहले जितना आयनाइजेशन एनर्जी है वही कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी 100 200 800, फिर सीधे 40,000, इसका मतलब ये तीनों जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा
मेटल, मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मेटल मेटल कैरेक्टर, ये सब अपने समझने वाली बात है। मेटल कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी कम। मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, और जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब मेटल ज्यादा होगा, मेटल कैरेक्टर है ना। आयनाइजेशन एनर्जी कम मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या ज्यादा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी क्या होगा, या तो फिर बोलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये सिर्फ अपने समझने वाली बात है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसा। और ये एप्लीकेशन छोटा छोटा चीज है, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, मेन है आपको वो। तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर समरी हम करें, आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम समरी करें तो ये एंडोथर्मिक होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। आपका एनर्जी कंटिन्यूअस बढ़ते जाता है, 4 ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा, आपका 2 होगा, फिर आपका 1 होगा, कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। आपका पॉजिटिव का ज्यादा होगा, देन न्यूट्रल, देन नेगेटिव, आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा ऐसा। ये डिपेंड किस पे करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, ये जनरली हमेशा काम करता है। और सिमेट्रिकल का ज्यादा होता है, जब अनसिमेट्रिकल एस का ज्यादा होता है, पी डी फिर एफ, और ये तब काम आता है जब एलिमेंट जनरली आसपास का होता है, उस केस में डोमिनेट करता है, अदरवाइज आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है। एलोंग पीरियड क्या होता है, एलोंग पीरियड आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ता है, एलोंग ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। एक्सेप्शन आपको पता है कि बेरिलियम और नाइट्रोजन के केस में होता है, बेरिलियम और नाइट्रोजन के केस में। इतना आपको समझ में आ गया, मतलब आपको इतना समझ में आ जाएगा कहाँ एक्सेप्शन है। एलोंग ग्रुप में गैलियम का ज्यादा हो जाता है देन एल्यूमिनियम, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपका कंप्लीट हो गया। और एक बार मैसेज करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी के जितना भी टर्म्स, एक्सेप्शंस और सारे टर्म्स है आपको समझ में आया है, एस है नो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद चैप्टर खत्म। अप्रोक्स तो 130 टू 2 आवर्स तो लगभग एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेंगे ही लगेंगे, है ना। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहे हैं, ताकि मेरे को भी संतुष्टि हो कि एक्सप्लेन कर चुके हैं, और शायद आपको पेशेंस की जरूरत होगी, क्योंकि थोड़ा रैपिड फायर भगाने में ना ऑफलाइन में मजा आता है, जैसे जो सामने हो तो पता है कि क्या है नहीं है, तब ऐसे में संतुष्टि नहीं होता कि एक्सप्लेन नहीं करने पर। देखिए अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। इसमें क्या होता है कि कोई एलिमेंट है, गैस होता है ये भी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, इसमें ए माइनस बन जाता है गैस, और इसमें जो है एनर्जी चेंज होता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, किसी भी गैसेस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो भी एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जब दूसरा बार आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ना, तो ये रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करने के चलते क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होता था, लेकिन इसमें क्या है, पहला स्टेप जो है नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब एक्जो थर्मिक या एंडोथर्मिक, लेकिन सेकेंड ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। और अगर ये दोनों जोड़ दे, ए से डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें हम, और ए टू नेगेटिव दोनों स्टेप को एक साथ लिखे, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, ये भी हमेशा एंडोथर्मिक होगा। ये आपको समझने वाली बात है, समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे
तो हो सकता है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन दूसरा हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये दोनों को ऐड करने के बाद जो ओवरऑल आएगा वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर एक नेगेटिव से दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, चार नेगेटिव, पांच नेगेटिव लाते हैं, वो हमेशा का हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव आपका होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका छोटा सा कंसेप्ट। अब यहां पे समझना इस बात से है कि कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो जब एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को नीड होगा तब आपका नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन का नीड नहीं होगा तो आपका पॉजिटिव होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, और हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, जैसे हम देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपका नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है, चाहत है, इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब ज्यादा एफिनिटी है। और अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब यहां पे समझिए कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो भी डिपेंड करेगा जेड इफेक्टिव पे, सेम आयनाइजेशन एनर्जी पे कि जैसा साइज पे। जितना एट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना एफिनिटी ज्यादा होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना एफिनिटी ज्यादा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। जो आपका सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, और अनसिमेट्रिकल का जो है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। सिमेट्रिकल जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा जनरली, उसका जनरली पॉजिटिव वैल्यू होगा, और अनसिमेट्रिकल का जनरली नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन की हम बात करते हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है, अब जैसे देखो, अब ये कंडीशन समझ में आ गया, ये सारा समझ में आ गया, यहीं से क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, तो हमेशा एंडोथर्मिक होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, मे बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बट सेकंड ऑलवेज एंडोथर्मिक। बट ओवरऑल पॉली एनायन, पॉली नेगेटिव पॉली एनायन बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका हमेशा एंडोथर्मिक होगा। ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन आपको बहुत साफ याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये इतना समझने के साथ साथ आपको ये जानना है, देखिए इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए, along इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगा। बढ़ेगा कहने का मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा। नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। अब ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -20 है और -30 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका ज्यादा बोलते हैं, इसको कम बोलते हैं। यहाँ मैथ वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है कि -20 बड़ा है, -30 बड़ा है। इस माइनस का इसका इतना केवल रिप्रेजेंटेशन है कि इतना रिलीज हुआ। इस माइनस का केवल इतना रिप्रेजेंटेशन है, इतना रिलीज हुआ। इस माइनस को वैल्यू के साथ नहीं देखना है। जब भी थर्मोडायनेमिक्स में इंथैल्पी की बात होती है, इंथैल्पी ज्यादा है या कम है, तो नेगेटिव को देखते नहीं है हम। इंथैल्पी देखने के लिए नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं, केवल वैल्यू देखते हैं। 30 ज्यादा कि 20, तो 30 ज्यादा, तो इधर से इधर जाने पे नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो वैल्यू है वो घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल कंडीशन होना चाहिए। देखिए, माइंड जो है ना वो आइडियल कंडीशन सोचता है ना, लेकिन जो हरकतें होता है ना वो रियल कंडीशन करवाता है। जैसे आप सोचते हैं क्या है कि इतना पढ़ लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो आपका एक आइडियल थ्योरी है वो, लेकिन जब रियल लाइफ में हरकतें होती है वो सब ऑपोजिट होता है। पेरेंट्स बच्चे को भेजते हैं ये समझ के बहुत अच्छा पढ़ेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन वहां जाके क्या होता है वो रियल हरकतें पता चलती है। तो ऐसा ही कम से कम ये जो अप्रोच है ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में क्या है उसको भी देखना है। एक जो थ्योरी है उसको भी जानना पड़ेगा ना कि क्या क्या होता है ना।
अब होगा कि नहीं होगा, रियल में क्या होगा वो तो करने, उसको भी जानना है। मान लो करोल बाग आप गए तैयारी करने के लिए यूपीएससी, तो पहले तो यही मान के चलो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। अब गए हो सकता है किसी से अट्रैक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो वहाँ रियल कंडीशन कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल कंडीशन है लगभग सबका क्या होता है, सेम होता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम करते हैं फिर से सेम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसमें कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो फैक्टर लगाए हैं ये हमेशा के लिए अप्लाई होता है। ये कहाँ ले, हाँ ये वाला, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये फैक्टर जो है ये ऑल ओवर पीरियड में काम करता है। इसमें आसपास वाला स्टोरी नहीं है जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है ये, वो 2s1, 2s2, 2s, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। और हम जान रहे हैं कि जितना भी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमेट्रिकल का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव कहने का मतलब वैल्यू उसको कम माना जाता है। पॉजिटिव कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब कम है। जैसे एक बिजनेस कर रहे हो आप, थर्मोडायनेमिक्स को बिजनेस के टर्म में समझिए। बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट 1 लाख, लॉस 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तो सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट और लॉस जो वर्ड है वो मायने रखता है ना। तो ज्यादा काम अच्छा कौन कहलाएगा, जब प्रॉफिट 1 लाख हो, लॉस 1 लाख नहीं हो, कम माना जाएगा, वो बिजनेस कम प्रॉफिटेबल, कम यूजेबल माना जाएगा। तो वैसे ही जो पॉजिटिव है उसको कम माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया। तो ये तीनों को बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, एफ माइनस का सबसे ज्यादा, फिर ओ, फिर सी, फिर बी, फिर एल आई। अब ये तीनों में देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका होगा, नियोन का सबसे कम, उसके बाद किसका, बेरिलियम का, उसके बाद किसका, नाइट्रोजन का। तो ये एक बार चेक कर लेंगे, थोड़ा सा डाउट आ रहा है ये तो, इसका एक्चुअली ऑर्डर ये होता है कि बोरोन इधर चला जाता है। एक बार डेटा से भी चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर ले रहे हैं, एक बार सबका वैल्यू चेक कर लेंगे गूगल से भी, तो उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बी आ जाता है, यहाँ पे एल आई आ जाता है, और ये पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लग रहा था डॉट, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे बेरिलियम होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए ये एस है, ये पी है, ये पी है, ये कंप्लीट P6 है, ये P2 है, और ये क्या है, P3 है। ये देखिए कंप्लीट सिमेट्रिकल, ये भी कंप्लीट सिमेट्रिकल, कंप्लीट सिमेट्रिकल का ज्यादा पॉजिटिव होगा, सबसे कम फिर P3। अब यहाँ से यहाँ में आप एक केवल देखेंगे, यहाँ पे बोरोन से ज्यादा लिथियम का हो जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास भी नहीं है, बस केवल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये अरेंज है। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास भी नहीं कि लिथियम का ज्यादा क्यों हो गया, ऐसे होना क्या चाहिए, लिथियम से ज्यादा बोरॉन, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसा होना चाहिए। और ये जो पॉजिटिव है उसको पीछे कर दिए, तो ये हो गया अलोंग पेयर। ठीक है, तो इतना बारीक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेन आपको ये जानना है एक पीरियड में सबसे कम किसका हो गया, जब से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फील्ड था। उसके बाद ये, उसके बाद आप अरेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव को इधर कर दिए, नेगेटिव को इधर कर दिए। अलोंग पीरियड आपका इतना ही एक्सेप्शन याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अलोंग पीरियड का एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा मुश्किल होता है लोग को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर यस तो आपका एस मैसेज इज इक्वल टू मेरा एनर्जी।
जल्दी से रिप्लाई करेंगे। चलिए समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं एलोंग ग्रुप। एलोंग जो ग्रुप है, एलोंग ग्रुप एक्सेप्शन कहाँ है जानते हैं? देखिए, काशी, जेसन, पंजाब, फिर आपका नाने पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार हो गए। OS से टेलीफोन, फिर कल ब्रदर आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप होना क्या चाहिए? डाउन द ग्रुप तो कम होना चाहिए भाई, डाउन द ग्रुप कम होना चाहिए, ऐसे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं। एक यहाँ पे ये बात हो जाता है कि ये जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, मतलब सेकेंड पीरियड से ज्यादा हो जाता है थर्ड पीरियड का। सेकेंड पीरियड का जो है वो ज्यादा हो जाता है थर्ड पीरियड का। ऐसा क्यों हो जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl का सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा देखिए क्यों हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो F है ना, F का साइज छोटा है। जैसे मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब 9 इलेक्ट्रॉन रहना है इसमें, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9। और Cl में क्या है, थोड़ा साइज बड़ा हो गया। अब इसमें क्या है, साइज बड़ा गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 और 7 17। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। नजदीक तो है, नजदीक तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा है कि इसको ये रिपेल कर दे रहा है। और इसका साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन फैला फैला है, जिसके कारण से आपका ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन से इसका रिपल्सन कम हो रहा है। देखो दूर है, जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, एक क्या है कि एक लोग बहुत भीड़ है और वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस तो चाह रहा है कि नजदीक है जल्दी खींच ले, लेकिन आसपास इतना डिस्ट्रक्शन है ना, इतना इसको रिपल्सन करने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फ्लोरीन छोटा है, छोटे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण से इसको रिपेल करता है। इससे सब सब देखो, सब पीरियड में सब छोटा है, सेकेंड पीरियड का है, सब छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने के कारण, मतलब रिपल्सन उम्मीद से ज्यादा होता है, इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, उम्मीद नहीं बोल सकते, इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, जिसके कारण से जितना खींचना चाहिए उससे ज्यादा क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को कलर पकड़ के खाली स्पेस में खींच रहे हैं, जल्दी खींचाएगा, और बहुत भीड़ भड़ाका एरिया में खींच रहे हैं, तो आधा एनर्जी तो लोग को साइड करने में लगा रहे हैं और आधा एनर्जी खींचने में लगा रहे हैं, तो कम ही ना खिंचाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में आपका एनर्जी क्या लगेगा, मतलब सॉरी, इसमें आपका अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा, इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, रिलीज कम होगा। मतलब मान लो अट्रैक्शन यहाँ कम हुआ तो एनर्जी रिलीज कितना होगा, अभी ना बताए थे शील्डिंग इफेक्ट में, जितना इधर रिपल्सन होगा अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज कम होगा। मान लो एनर्जी रिलीज 200 हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा, -400 होगा, -300 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम हुआ, रिपल्सन कम हुआ तो अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। तो जिसके कारण से इसका आपका मतलब, आपका इस केस में रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है, मतलब रिपल्सन ज्यादा क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से कम नेगेटिव है, और यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से ये आपका सेकेंड पीरियड का जो है आपका ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आता है जहाँ पे गलतियां जनरली होता है, जैसे मिक्स करके पूछ देता है क्वेश्चन। जैसे मिक्स करके ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। जैसे Cl है, F है, Br है और I है, अरेंज करने के लिए बोला गया।
तो डाउन देखो, ऐसा होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि सीएल उठ करके इधर आ जाएगा, एफ बी आर आई, ये हो जाएगा ऑर्डर एक्चुअल। लेकिन अगर मान लो मिक्स करके पूछ दिया, जैसे मैं ऐसे पूछ दिया सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा पूछ दिया, तो इस केस में क्या करेंगे, मिक्स कर दिया तो सबसे पहले एक ग्रुप को एक पास रखेंगे, सल्फ ऑक्सीजन सल्फर को एक पास रखेंगे और नाइट्रोजन फास्फोरस को एक साइड रखेंगे, और ऑक्सीजन से सल्फर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन से फास्फोरस ज्यादा होगा, ये पता चल गया। और इस केस में आपको पता है इसका P4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका P3 होता है, मतलब ये दोनों का पॉजिटिव वैल्यू है और ये दोनों का नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव का ज्यादा मानते हैं, तो ये दोनों में से ज्यादा किसका होगा, सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का, फिर पॉजिटिव में किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। ध्यान समझिए, तरीका समझिए। अगर मान लीजिए कुछ जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी तरीका से, अब पूरा सारा डेटा वैल्यू है, सारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये तो लॉजिक से हम बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, वैल्यू दिए रहेगा तो बताएंगे, एग्जाम में वैल्यू दिया नहीं रहता है, तो जो जो एक लॉजिक से टिका हुआ क्वेश्चन है वही एग्जाम में पूछता है, बहुत ज्यादा डेटा रटने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से फिर से, अगर मान लीजिए मिक्स करके पूछ दिया, ऐसे मिक्स करके जनरली पूछता है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो एक ग्रुप वालों को साथ में लिखो, पहले ऑक्सीजन सल्फर एक ग्रुप में, तो ऑक्सीजन सल्फर लिख दिए, नाइट्रोजन फास्फोरस है ये लिख दिया। आपको पता है कि सेकंड से थर्ड ज्यादा होता है, इससे ये ज्यादा होता है, इतना तो पता चल गया, ये दोनों में कौन ज्यादा, ये दोनों में कौन ज्यादा पता चल गया। अब ये दोनों में कंपेयर करना, तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताए थे ना, P4 है, P3 है, अनसिमेट्रिकल मतलब अनसिमेट्रिकल का नेगेटिव वैल्यू, सिमेट्रिकल का पॉजिटिव वैल्यू, और आप जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा कहलाता है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा कहलाता है, इसका मतलब ये दोनों का ज्यादा होगा ये दोनों से, और ये दोनों में ज्यादा किसका, सल्फर का, फिर ऑक्सीजन, और ये दोनों में ज्यादा किसका, फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम 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 क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फास्फोरस सिलिकॉन कार्बन नाइट्रोजन, सेम ग्रुप करेंगे, कार्बन करेंगे, सिलिकॉन करेंगे एक ग्रुप में, नाइट्रोजन करेंगे, फास्फोरस करेंगे। अब देखिए इसमें से इसका ज्यादा, इसमें से इसका ज्यादा, और ये देखिए P2 कॉन्फ़िगरेशन, ये P3, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वाला क्या होगा ज्यादा, तो सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, दैट्स इट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है आपका कंप्लीट एक्सेप्शन के साथ जो है आपको कंप्लीट बता दिया गया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन जो घुमा करके पूछता है उसको हम बताएंगे, उससे पहले आप लोगों को रिप्लाई करना है कि आप लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक जो है आपको कंप्लीट समझ में आ गया। इसके बाद आपको दो तीन क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है उसको भी हम बताएंगे, एक मैसेज करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा आ रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया है। अब हम एक बार कंप्लीट समरी करेंगे, उससे पहले जो है कंप्लीट समरी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम आगे थोड़ा सा कुछ टर्म घुमाया हुआ क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं एक साथ रखूंगा सारा को, ठीक है, सारा को एक साथ रखूं तो क्या है, जेड इफेक्टिव है ना, फिर क्या है एटॉमिक रेडियस, फिर क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, फिर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। सब में अगर हम बात करें, इसमें क्या है पॉजिटिव ज्यादा होता है न्यूट्रल से, एम पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा होगा, एम न्यूट्रल, फिर नेगेटिव। इसका क्या होता है उल्टा होता है, एम नेगेटिव, एम न्यूट्रल, एम पॉजिटिव। इसमें क्या होता है एम पॉजिटिव, एम न्यूट्रल, एम नेगेटिव। इसमें क्या होता है एम पॉजिटिव, एम न्यूट्रल, एम नेगेटिव।
और आगे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि आगे बताने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें भी एम पॉजिटिव, एम एम नेगेटिव, मतलब केवल रेडियस को छोड़ दे, देखिए सब एक जैसा है, एक जैसा है। कहने का मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और आपको पता है एटॉमिक रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, जेड इफेक्टिव पे एटॉमिक रेडियस मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ऐसा। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर है, इसमें कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है, मतलब क्या फैक्टर है, एस का ज्यादा होगा पी से, पी का ज्यादा होगा डी से, डी का ज्यादा होगा एफ से, और सिमेट्रिकल का ज्यादा होगा देन अनसिमेट्रिकल से, ऐसा ही समझे। लेकिन यहाँ पे आप क्या समझे, अनसिमेट्रिकल का ज्यादा होगा, अनसिमेट्रिकल का ज्यादा होगा सिमेट्रिकल से, क्योंकि सिमेट्रिकल का पॉजिटिव होता है, अनसिमेट्रिकल का नेगेटिव होता है। यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। देखिए इस तरह शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एक जगह सब कुछ करते हैं, है ना। देखिए, और ये जो फैक्टर है तभी काम करेगा जब एलिमेंट क्लोज हो, क्लोज एलिमेंट के लिए, और ये पूरा पूरी एलिमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक ऑर्डर हुआ, ये आपका कंडीशन हुआ, किस किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। और तीसरा चीज, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करेगा हम, मतलब पीरियड की बात करें, पीरियड ग्रुप की बात करें, तो सीधी सी बात है, सब ऑर्डर पता चल गया। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट करें तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा, बाकी बस सब बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव लगभग बराबर होगा, एटॉमिक रेडियस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये जब बढ़ेगा सब घटेगा आपका, जेड इफेक्टिव दो बार लिख दिया क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा सा क्लीन लिख देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, सॉरी घटना चाहिए, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इसको घटना चाहिए, अरे इसको घटना चाहिए, इसको घटना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको क्या होगा, घटना चाहिए। ये है आपका ट्रेंड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, सभी एक्सेप्शन आपको याद रखना है। आपको सारा एक्सेप्शन यहाँ पे बात कर नहीं करेंगे, केवल हम बता देंगे कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। एटॉमिक रेडियस में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, देखिए एटॉमिक रेडियस में कहाँ एक्सेप्शन है, एटॉमिक रेडियस में आपका एक्सेप्शन है पीरियड के अलोंग में नोबेल गैस का ज्यादा हो जाता है, दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट में स्टार्टिंग में घटता है, फिर बराबर होता है, फिर बढ़ता है, पीरियड का एक्सेप्शन कंप्लीट। ग्रुप का एक्सेप्शन कहाँ है, तो 4d 5d का बराबर हो जाता है और गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन कहाँ होता है, बेन में होता है, बेरिलियम और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन होता है पीरियड के अलोंग, और ग्रुप के अलोंग आपका गैलियम का ज्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से, इसका कंप्लीट हो गया। इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन कहाँ आता है, अलोंग पीरियड में, जिसका जिसका सिमेट्रिकल है उसको बाहर निकाल देते हैं। अलोंग ग्रुप, ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, बस अलोंग ग्रुप में यह है कि थर्ड पीरियड का ज्यादा हो जाता है सेकेंड पीरियड से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी तक हम बताए नहीं है। तो ये हुआ समरी, आपके पास ऐसा नोट सभी चैप्टर का होना चाहिए, जो एक बार देखे 5 मिनट देखे पूरा चैप्टर का समरी आपके पास रेडी। इस तरह का शॉर्ट नोट आपको बनाने की जो कोशिश करना चाहिए, अगर अभी तक नहीं बनाया तो भी आपको अभी अब से बनाना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप रिवीजन क्लास पढ़ रहे हैं तो यहाँ से बनाइए, या तो आप खुद से बनाइए, कोशिश कीजिए आप ऐसा नोट्स बनाइए जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपका एक ही जगह पे हो। क्लियर, बहुत समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैसेज करेंगे, यस, नो। चलिए अब हम बात करते हैं
थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन का। देखिए जैसे मान लीजिए कि Cl है और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर रहे हैं, तो Cl माइनस बन जा रहा है। तो अगर आप इधर से इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, और जब इधर से इधर देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी होगा। इसी एलिमेंट में जैसे Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ जा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, ऐसा है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, सेम उसी तरह से देखेंगे, किसी का भी देख सकते हैं आप ऐसा। Fe2+ से अगर आप जा रहे हैं Fe3+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो अपोजिट जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी किसका, Fe2+ का, Fe2+ का आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होगा इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका, Fe3+ का। तो इस तरीका से आप किसी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन। पहले तो ये आपको समझना है। ठीक है, जो भी पूछा जा रहा है पहले उसका इक्वेशन लिखिए और जस्ट ऑपोजिट वाला का इक्वल टू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका पूछा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वेशन लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका लिख दीजिए Fe3+ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे Fe2+, तो जितना इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उतना ही इस एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। ये तो समझना है। दूसरा जो क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके फंसा देता है वो ये फंसाता है, देखिए ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ऐसा ये दोनों में पूछा जाएगा कि ये बताओ ये दोनों में किसका जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप में एक्सेप्शन कहाँ था, गैलियम के पास, तो यहाँ तो एक्सेप्शन था नहीं, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट गया, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है फ्लोरीन का ज्यादा होगा देन क्लोरीन से आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो Cl का ज्यादा होगा देन इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे देखिए Cl से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, देखिए यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। Cl से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और Cl माइनस बना, तो Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा H यहाँ पे ज्यादा है, -400 है मान लो, और F से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो F माइनस बना, इसका डेल्टा H मान लो -200 है, ऐसा है ना, ऐसा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी Cl का आयनाइजेशन एनर्जी जो है ऑफ Cl माइनस कितना होगा, +400, क्योंकि उल्टा करने पे प्लस वैल्यू हो जाएगा, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस कितना हो जाएगा, +200। इसलिए Cl माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा देन F माइनस। यहाँ सोचने वाले क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे जल्दी गलतियां होता है। देखिए न्यूट्रल जब है केवल साइज के अकॉर्डिंग से देख लिए, केवल ग्रुप के अकॉर्डिंग से देख लिए, केवल ग्रुप में देखें कि ठीक है F से Cl में साइज डाउन द ग्रुप हुआ तो आपका F का आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन जैसे ही नेगेटिव कर दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इतना ज्यादा है कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब 200 लगेगा एनर्जी। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जैसे मान लो कोई घर से किसी को निकालना है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो दो, ऐसा समझिए कि एक एक वाइफ एक हस्बैंड में डाइवोर्स लेना है, कहाँ जल्दी डाइवोर्स होगा, जिस घर में बहुत लड़ाई होता हो, है ना, जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होता हो, एक छोटा सा घर हो उसमें बहुत जो लोग रहते हो और बहुत ज्यादा लड़ाई होता हो, तो उसमें आसान है उसको डाइवोर्स करवाना। लेकिन जहाँ लड़ाई कम होता हो तो उसको मुश्किल है। तो जैसे ही माइनस बन गया
तो माइनस बनने के कारण क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो गया। इस कंसेप्ट से समझिए, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे गलती होने चांस होता है। एक बार कंफर्म कीजिए कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया है नहीं। देखिए न्यूट्रल है तो फ्लोरीन का ज्यादा है देन क्लोरीन से, ठीक है, लेकिन जैसे ही माइनस बन गया तो ऐसा हो गया। एक बार कंफर्म मैसेज करेंगे। जल्दी से मैसेज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए और इस तरह से बहुत सारा कंसेप्ट है जो आपको समझना है। क्वेश्चन बनाते हुए डाउट जब आएगा तो आप समझ सकते हो, थोड़ा सा फील के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे तब वो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस थोड़ा सा उसमें आपका नॉलेज का शार्पनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लियर नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और अगर क्लियर समझ आएंगे तो कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर भी थोड़ा सा पढ़ना है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, देखिए एक ही टेंडेंसी है, ओनली टेंडेंसी है। मतलब टेंडेंसी है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी का वैल्यू है, एनर्जी का टर्म है। लेकिन ये कोई एनर्जी का टर्म नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई ए और बी के बीच बॉन्ड है, इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितना होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ये केवल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई इसका यूनिट नहीं है। बस ये बता रहा है कि ये उससे दोगुना है, तीन है, चरगुना है, ऐसा ही इसको समझना है, ठीक है। सर आयंस वाला फिर से बताइए। अच्छा ये आयंस वाला फिर से बताए। जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज्यादा है, कहने मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, और इसका कम है मतलब कम हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे जस्ट उल्टा करके, Cl का आयनाइजेशन एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना है 400, इसका कितना है 200। इसका मतलब ये दोनों में से सिंपल वैल्यू देखिए ना, किसका ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, Cl माइनस का ज्यादा है, Cl F माइनस से, सिंपल सा। Cl माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है ज्यादा, F माइनस से, ठीक है। आगे देखेंगे, आज थोड़ा स्मूथ क्लास चला है ना, एक छकमक छकमक जो, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली टेंडेंसी। अब यहाँ पे देखें, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्केल दिया गया है। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने पैरामीटर बताया किस पे, जैसे मान लो, कहने का मतलब है जैसे हम अभी क्वेश्चन पढ़ते रहे थे ना, इससे पहले पूछ रहे थे ना कि सलमान खान अमीर या कोई एक्स वाई जेड अमीर, तो किसी के बारे में जैसे कौन पावरफुल है ज्यादा, लोग देखते हैं ना डिबेट कर, यूट्यूब में वीडियो सर्च करो, आईएएस वर्सेस एमएलए कौन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अलग अलग लोग आके अलग अलग तरीके से बता देंगे। एक लोग आएंगे अरे आईएएस आईएएस होता है, आईएएस का बहुत ज्यादा पावर होता है। एक लोग आ जाएंगे यार बोलेंगे एमएलए की ज्यादा पावर होता है। अब उसको रिस्पेक्ट पूछो, किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। तो एमएलए ज्यादा बताने वाला होगा, वो खुला बोलता है, कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी ओपन बोल सकता है, आजाद होता है, तो उस रिस्पेक्ट में बिल्कुल है एमएलए ज्यादा पावरफुल। लेकिन अगर बात किया जाए एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री पावर का, एक टाइम पावर का अगर देखा जाए, एक लॉन्ग टर्म के पावर देखा जाए, उस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आईएएस ज्यादा पावरफुल है। तो किस रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंडेंसी, जैसे में कौन ज्यादा टेंडेंसी है, किसका ज्यादा टेंडेंसी है, किस अनुसार से वो मेजर किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल पे काम किया। जैसे पाउलिंग स्केल, और डिफिनेशन से ज्यादा यहाँ पे फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुलिकन स्केल, स्पेलिंग गलत हो सकता है, मुलिकन स्केल। फिर तीसरा जो है ऑलरेड रोसो स्केल,
ऑल्ड्रेड रोसो। ये 3 स्केल है, 3 अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एलिमेंट के लिए डिटरमाइन किया गया। ठीक है, आपको एक मोटा मोटी मैं बता दूं, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 था। या तो फिर अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 इंटू 2.8 हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो वैल्यू, जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो वैल्यू। ठीक है, और जब किलो कैलोरी में दिया रहता है जिसका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 इंटू 62 समथिंग होता है, 62 पॉइंट इतना होता है जब ये किलो कैलोरी पर मोल में दिया हो। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव अपॉन आर का स्क्वायर होता है। यही पूछता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है। एग्जैक्ट आपको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी बता रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे, लेकिन ये आपको रेशियो कम से कम याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी रेशियो स्केल के अनुसार जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, रेडियस जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है कि ऑलरेडी रेशियो स्केल के अनुसार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट का होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव अपॉन आर। ऑप्शन देगा जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन आर, जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको केवल याद रखना है कि कौन होता है, और ये फार्मूला आपको जनरली पूछा जाता है, अलग अलग यूनिट में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, और इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसका फार्मूला पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको हम बता नहीं रहे। ठीक है, और दूसरा चीज याद भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपका हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पे 62.5 होता है जब आपका किलो कैलोरी पर मोल में होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस इतना जानना है कि ये अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग पैरामीटर, देखो इसका फार्मूला अलग तरीका से था, इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेते हैं, एक्स ए इक्वल टू ज्योमेट्रिकल एनर्जी माइनस करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको बॉन्ड एनर्जी देख करके निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी यूज करके निकालते हैं, इसमें आयनेशन एनर्जी निकालते हैं, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से के हेल्प से निकालते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर था, इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना नेम लिखा, पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल और ऑल्ड्रेड रेसो स्केल। ये दोनों फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ वैल्यू याद रखना है, जैसे लास्ट क्लास में बताए थे, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, आपको पता है 1.0, 2.1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.00। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इसका 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3.0। ब्रोमीन का 2.8, बहुत जगह पे 3.5 भी होता है इसका, इसका बहुत जगह पे 3.0 भी होता है, और आयोडीन का 2.5 से लेकर के 2.8 तक होता है। इस तरह का वैल्यू आपको पता होना चाहिए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसका कम है। यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसका एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एप्लीकेशन पार्ट तब बताएंगे जब केमिकल बॉन्डिंग को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट को यूज करेंगे, जैसे कि आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, ये सारा चीज केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के बाद करेंगे।
और इस तरीके से ओवरऑल इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एप्लीकेशन है उसको केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 10:30 हो चुका है, तो आज एक ही चैप्टर रखते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे एक सप्ताह का प्लान 2 सप्ताह में हम लोग पूरा करने वाले रहेंगे शायद, लेकिन हाँ एक जब भी स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम 1 चैप्टर तो कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से पीरियोडिक टेबल जो है आप लोग का कंप्लीट लेक्चर 1 हो चुका है। और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद ये रखना है आप लोगों को कि कंप्लीट याद हो जाए। आपको यहाँ पे समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लॉन्ग क्लास कर चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है। बस अभी केवल और केवल ज़्यादा फोकस करना है रीमेमोराइज करने का, याद करने का। मतलब इसी रिवीजन का पर्पस ये है कि आपका 2 घंटे में आपका एक बार थ्रू आउट चैप्टर पूरा याद हो जाए। ठीक है, आप सिंपल खुद से बैठेंगे तो भी 2 घंटा लग ही जाता होगा पढ़ने में, तो बस केवल आप मेरे साथ थ्रू आउट कर लें तो आपका एक वे ऑफ आईक्यू लेवल, आईक्यू कैसे रखना है वो चीज़ समझते हुए आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वही मेरा टारगेट है। और फिर से उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो ऐसा लिखेंगे जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए, सभी को याद हो गया है, सभी को समझ में आ गया है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट। और हम लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी को कि प्लीज आप टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। बहुत कम लोग टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ सीरीज आप दीजिए। सारा नॉलेज एक जगह पे गैदर होगा, आपका माइंड एक्टिव होगा, आपका प्रॉब्लम दिखेगा, आपका एक जो बॉडी का जो नॉन अनकंफर्टेबिलिटी जो होता है वो हैबिट में बदल जाएगा। क्योंकि आप हमेशा स्टेबल हो, आप एग्जाम में जाके तुरंत अनस्टेबल हो जाते हो, लेकिन जब आप टाइम सेट करने के साथ, मतलब टाइम एक फिक्स टाइम के साथ अगर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका अनकंफर्टेबिलिटी बॉडी में अभी से आदत बन जाएगा, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो हैबिचुएट में बदल जाएगा और आपका मेंटल पीस जो है बना रहेगा। ठीक है, देन वेलकम एंड ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। मिलते हैं कल केमिकल बॉन्डिंग के साथ। केमिकल बॉन्डिंग भी कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।